गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज बेटा हम अल्टरनेटिंग करंट के जो हमारा 12th फिजिक्स का अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर चल रहा है उसके अंदर आज हम बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने अल्टरनेटिंग करंट के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक पढ़ने के बाद हमने फिर पढ़ा अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू के बाद बेटा हमने पढ़ा अल्टरनेटिव करंट के अंदर आरएमएस वैल्यू क्यों होती है, आरएमएस ही क्यों बोलते हैं और आरएमएस वैल्यू होती क्या है। उसके बाद बेटा हमने एसी थ्रो रेजिस्टेंस, एसी थ्रो कैपेसिटर। लास्ट दो टॉपिक जो हमने पढ़े एसी एक रेजिस्टर से और एसी एक कैपेसिटर से। जब हमने एसी एक रेजिस्टेंस से देखा तो बेटा हमने ये देखा कि जो करंट और वोल्टेज है वो सेम फेज में चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। और जब हमने एसी थ्रो एक कैपेसिटर देखा, मतलब कैपेसिटर से जब भी एसी पास करेगा, हमने देखा करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है। फेज डिफरेंस क्या था? π/2 का। करंट लीड कर रहा था वोल्टेज से, π/2 फेज डिफरेंस है। आज हम बेटा सब कुछ देखना चाह रहे हैं कि इंडक्टर के अंदर जब एसी पास करेगा तो क्या होगा। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक इंडक्टर है। इंडक्टर है क्या बेटा? एक सोलिनॉइड। इंडक्टर क्या है? सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड से जब भी डीसी पास करेगा तो करंट में चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तो उसका अपोज नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पर डीसी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इंडक्टर या सोलिनॉइड से डीसी पास करेगा तो उसके अंदर कुछ भी ईएमएफ इंडक्शन या प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हम एसी इनपुट में दें तो एसी करंट या वोल्टेज की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो सोलिनॉइड कह लो या एक इंडक्टर कह लो, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं वो भी चेंज होगी, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। मान लो कि हम यहाँ पर इनपुट में ई दे रहे हैं बेटा, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये हम इनपुट में ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर करंट, मान लो करंट इस डायरेक्शन में है आई, करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट का ये इसका अपोज करेगा, कितना अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा, कौन आगे रहेगा, करंट आगे रहेगा, वोल्टेज आगे रहेगा, कितने फेज डिफरेंस रहेगा, वो हम सब देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा मुझे एक बात बताओ, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है? -L/d∅/dt। फाई नहीं, हमने फाई को इक्वल टू Li पुट किया था। देखो सबसे पहले जो ई का सिंपल फॉर्मूला था बेटा -d∅/dt। अगर आपको ध्यान नहीं तो हमने सेल्फ इंडक्शन में फाई को Li पुट किया तो हमारा ईएमएफ क्या आया? -L/di/dt। मीन जब भी करंट में चेंज होगा हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, हम यहाँ इनपुट में क्या दे रहे हैं, एक बात बताओ, ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? अपने कोज का अपोज करेगा। अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वो वोल्टेज का अपोज करेगा। अगर हम करंट यहाँ इनपुट में सप्लाई करते हैं तो वो करंट का अपोज करता है। यहाँ हमने बेटा क्या अप्लाई किया? वोल्टेज, तो वोल्टेज का अपोज करेगा। तो मैं ये लिख दूं कि ई है वो क्या रहेगा? -E। या आप यहाँ पे कर दो E = E नॉट साइन ओमेगा टी, या आप यहाँ पर V = -E लिख सकते हो। ये E क्या है? ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है, और ये E ये है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। या आप यहाँ पे इसको बेटा V लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या लिख दे रहे हैं? V = V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर इतना? चलो, तो यहाँ क्या जाएगा? V। तो V को बेटा -E यहाँ से करें तो क्या आएगा? L/di/dt। क्लियर है? अब हमें वोल्टेज तो हमें पहले ही पता है, हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा? हमारा मेन टारगेट है करंट निकालना। तो क्या हम इस इक्वेशन से V क्या आ गया? L/di/dt। क्या बेटा हम इस इक्वेशन को यूज करके करंट निकाल सकते हैं? dt को हम इस साइड ले जाएं, पहले L को इस साइड ले जाएं, तो V/L × dt = di। अगर हमें बेटा करंट निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे आएगा बेटा, di का इंटीग्रेशन = V/L dt इसका इंटीग्रेशन। अब di को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? टोटल करंट। इसको हम लिख देते हैं I। तो I क्या आएगा? V की वैल्यू पुट करते हैं, V नॉट साइन ओमेगा t/L dt। V नॉट क्या है बेटा? मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम वोल्टेज जो हमने सप्लाई की। मान लो हमने ये इनपुट में सप्लाई किया है, ये वैल्यू V नॉट है।
तो वी नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, बाई में क्या है, एल। अच्छा, इसको बेटा बाहर निकाल लें तो क्या आया, वी नोट बाई एल। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी। क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी। अच्छा, वी नोट बाई ओमेगा। अब हमारे पास बेटा करंट की क्या वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास I इज इक्वल टू वी नोट एल। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन किया, क्या है, कोस ओमेगा टी। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करें, क्या आएगा, ओमेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस वी नोट ओमेगा एल कोस ओमेगा। ये हमें करंट मिल रहा है। हमने दिया क्या बेटा, इतना वोल्टेज, हमें मिला क्या, करंट। तो एक बात बताओ, क्या करंट और वोल्टेज सेम फेज में? फेज में करने के लिए बेटा हमें पहले साइन 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 करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, कोस। तो क्या हम कोस को साइन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस कोस ओमेगा टी। अगर बेटा मैं ऐसे लिख दूं इसको, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, सोल्व करेंगे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी कोस पाई बाई टू माइनस कोस ओमेगा टी साइन पाई बाई टू। ये क्या होता है, जीरो। ये क्या होता है, वन। तो क्या आ गया, माइनस कोस ओमेगा। मीन्स हम माइनस कोस ओमेगा टी को ऐसा लिख सकते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, आई विल बी इक्वल टू वी नोट बाई ओमेगा एल इंटू इंटू क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो बेटा इतना वोल्टेज जो हमने दिया उसके रिस्पोंड में हमें कितना करंट मिल रहा है, आई। अब बेटा वी नोट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। ओमेगा एल क्या है, कांस्टेंट। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास जो हमने इनपुट में वोल्टेज दिया वो हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। और जो हमें आउटपुट में, या हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज फ्लो कर रहा है, वोल्टेज अल्टरनेटिंग में, वो हमारे पास कितना हमें करंट दे रहा है, वो अब हम लिखने जा रहे हैं। V क्या था बेटा, वी नोट साइन ओमेगा टी। और हमें I क्या मिला, वी नोट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। वी नोट कॉन्स्टेंट है, ओमेगा एल कॉन्स्टेंट है, तो मैंने वी नोट बाई ओमेगा एल को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लिया आई नोट। आई नोट के यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम वोल्टेज और करंट को बेटा कंपेयर करें, कौन आगे, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस किसका है, पाई बाई टू का। और पीछे कौन है, करंट पीछे रह रहा है पाई बाई टू से। तो जब भी इंडक्टर की बात करेंगे, इन इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड बाई ईएमएफ बाई पाई बाई टू। या आप कह सकते हो वोल्टेज लीड करेगी फ्रॉम करंट बाई पाई बाई टू। मीन्स अब तक हमने क्या सीखा, जो हमारे पास वोल्टेज है वो आगे चलेगा और करंट पीछे चलेगा। कितने फेज डिफरेंस से, पाई बाई टू। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें, देखो हमारे पास इनपुट में क्या है, वी नोट साइन ओमेगा टी। तो सिंपल साइन का ग्राफ आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास क्या है, वी, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी नोट। अब देखो जब टाइम जीरो है हमारे पास, तो वोल्टेज हमारे पास क्या है, जीरो। अगर मैं इस इक्वेशन में बेटा टाइम इक्वल टू जीरो करूं, तो हमारे पास क्या आएगा, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन माइनस पाई बाई टू। माइनस बाहर निकाल दें, क्या आएगा, माइनस आई नॉट। मीन्स टाइम जीरो के ऊपर बेटा करंट की वैल्यू क्या है, माइनस आई नॉट। और जैसे ही हम टाइम को पाई बाई टू करते हैं, टाइम को पाई बाई टू करेंगे, वोल्टेज क्या आएगा, यहां पाई बाई टू करेंगे 1 मैक्सिमम। लेकिन करंट के केस में अगर टाइम पाई बाई टू करते हैं, तो पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, जीरो, साइन जीरो जीरो। मीन्स ये ग्राफ हमारा बेटा ऐसा आएगा, इस टाइप से चलेगा। ये थोड़ा इस साइड आएगा, कर लेना। तो ये हमारे पास क्या है, करंट। इन दोनों में बेटा पहले कौन चल रहा है, करंट, और वोल्टेज उसके पीछे है
नहीं, पहले वोल्टेज है और वोल्टेज से करंट पीछे रह रहा है कितने फेज से, π/2 से। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंडक्टर के अंदर हमने अब तक क्या देख लिया कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं है, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से π/2, या करंट लैग्स बिहाइंड फ्रॉम वोल्टेज बाय π/2, या आप ईएमएफ कह सकते हो। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब हम थोड़ा और आगे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, और आगे हम डिस्कशन क्या करना चाह रहे हैं, हमने V0/ω/L को क्या माना है, I0। V0/ω/L को हमने क्या माना है, I0। देखो अगर मैं I0 को इस साइड ले आऊं बेटा, तो V0/I0 हमारे पास क्या आ गया, ω/L। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट। वोल्टेज बाई करंट होता क्या है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। लेकिन सर्किट में हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इसको बेटा रेजिस्टेंस ना कह के एक और नाम यूज कर रहे हैं इसका, क्या, रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस किसका, रिएक्टेंस का सिंबल क्या था, X। रिएक्टेंस किसका बेटा, इंडक्टर का, तो हम क्या लिख देंगे, XL, या इसको बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, ω/L। मीन्स जब भी एसी वोल्टेज या करंट एक इंडक्टर से फ्लो करने की कोशिश करेगा तो उसका कितना अपोज होगा, ω/L। अब आप यहां से बेटा ओमेगा और एल का ग्राफ भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ओमेगा है और ये क्या है, XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा XL भी क्या होगा, इंक्रीज। तो ये ग्राफ आएगा बेटा ऐसे। ये ग्राफ किसका है, इंडक्टर का। अगर मैं एक में तीनों बना दूं, क्या रेजिस्टेंस एसी की फ्रीक्वेंसी घटाने बढ़ाने पर डिक्रीज होता है, नहीं होता। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। और लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस आया था वो क्या था, 1/ω/C। अगर ओमेगा को हम इंक्रीज कर दें तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मीन्स ये ग्राफ इस टाइप का है। ये ग्राफ किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, ये ग्राफ किसके लिए, रेजिस्टर। तो ये है बेटा हमारे पास एसी जब हम सप्लाई करते हैं तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कैसा बिहेव करते हैं। क्लियर ध्यान तक। चलो अब हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं ओमेगा, ω/L हमारा क्या आ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये किसको पास करेगा, किसको पास नहीं करेगा। एक बात बताइए, XL क्या है, ω/L। अगर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास लार्ज हो जाए, मीन्स XL हमारे पास क्या है, ω/L। ओमेगा के बेटा दो काम हो सकते हैं, या तो ओमेगा काम नहीं वैल्यू, या तो ओमेगा लार्ज है या ओमेगा स्मॉल है। अगर ओमेगा लार्ज है तो रिएक्टेंस भी क्या आएगा, लार्ज। मतलब अपोजिशन भी क्या होगा, लार्ज। और अपोजिशन लार्ज होगा तो वो पास नहीं कर पाएगा, उसका अपोज करेगा, जैसे एसी का करता है। अगर हमारे पास ओमेगा स्मॉल है तो XL भी क्या आएगा, स्मॉल। अपोजिशन भी क्या होगा, स्मॉल। तो ये सम पास कर सकता है लेकिन अपोजिशन के साथ। अब एक बात देखो, अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी केस में बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो है तो रिएक्टेंस क्या आएगा, जीरो। रिएक्टेंस जीरो है मतलब वो अपोज उसका कर ही नहीं रहा। अपोज नहीं कर रहा तो इजीली पास हो जाएगा। तो इजीली पास कौन होता है, डीसी। एसी के केस में अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो अपोजिशन कम है, पास हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अपोज करेगा। मींस एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती ही जीरो है तो अपोजिशन कम होगा। तो आप इस बात को ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इंडक्टर है, इससे बेटा डीसी बीच से सीधा निकल जाएगा, मतलब डीसी पास कर जाएगा। एसी पास करता है इसके अंदर से तो एसी फंस जाता, मतलब एसी पास नहीं करेगा। एक और देखिए, अगर ये पास नहीं करेगा तो मतलब उसका अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये कैसा बिहेव करेगा, टूटा हुआ तार। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन वायर।
और जब डीसी पास करेगा तो अपोज नहीं करेगा, मतलब स्मूथली पास कर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट वायर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एसी से, इंडक्टर से एसी पास नहीं कर पाता, डीसी पास कर जाता है। सिमिलरली कैपेसिटर से एसी पास कर जाता है, डीसी पास नहीं कर जाता। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, एसी थ्रू ए इंडक्टर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।